नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं शिवपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड में उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने से ठंड बढ़ने लगी है। बता दें कि साल की विदाई पर राज्य के कुछ पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार बताए जा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक रोहित तपथलियाल ने बताया कि 30 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। इन 5 पर्वतीय जिलों में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो इलाके हैं उनमें ही बर्फबारी के आसार बताए जा रहे हैं। वहीं 30 दिसंबर के अलावा 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी को भी पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। ऐसे में उत्तराखंड के अधिक ऊंचाई वाले कुछ पर्यटक स्थलों पर 30 फेस्ट और नए साल पर पर्यटकों को बर्फ का आनंद लेने का मौका मिल सकता है। देखिए, अगर आगे 3-4 दिन की बात करें तो जो है उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। और अगले 1-2 दिन में देखेंगे जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र हैं, विशेषकर जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर है, वहाँ पे सुबह के वक्त कोहरा छाने की उम्मीद है। तो मॉडरेट से लेकर डेंस जो है फॉग मिलने की संभावना है। उसके बाद जो है बात करेंगे 4 दिन बाद 30-31 के बाद जो है 30-31 और 1 तारीख में उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र, विशेषकर जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर है, वहाँ पर कहीं कहीं हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही जो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ पे बर्फबारी भी मिल सकती है इन क्षेत्रों में 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख को। देहरादून के थाना राजपुर क्षेत्र में स्थित अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी के सटे गांव सिंगली में उस समय हड़कंप मच गया जब बाघ यानी कि टाइगर जो है वो 4 वर्षीय बच्चे को उठाकर जंगल की ओर ले गया। इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे की तलाश शुरू की गई। बता दें कि बच्चे की पहचान आयांश के रूप में की गई है और बताया ये जा रहा है कि बाघ बच्चे को घर के आंगन से उठाकर ले गया। आपको बताते चले कि इस तरीके की कुछ घटनाएं जो हैं वो पहले भी पेश आती हैं और अब यहाँ पर जो पूरा इलाका है वहाँ पर काफ़ी खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। खास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं, उनके जो अभिभावक हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा हड़कंप का माहौल बच गया है। और जो प्रशासन है और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके द्वारा ज़रूर प्रयास किए जा रहे हैं उस बाघ और बच्चे को ढूंढने के, लेकिन अभी तक अनुमान नहीं लगाया जा सका है कि आखिरकार ये बाघ जो है वो बच्चे को लेकर कहाँ गया। मात्र 4 वर्ष का ये छोटा बच्चा है और जिसका नाम की आयांश बताया जा रहा है। और इस तरीके की घटनाओं की अगर बात करेंगे तो पहले भी इस तरीके की घटनाएं जो है वो अक्सर पेश आती है, क्योंकि उत्तराखंड की बात करें तो पर्वतीय इलाका है और अक्सर जंगल दूर दराज के इलाकों में बाघ और अन्य जो वाइल्ड एनिमल्स है, हाथी की बात करें, बाघ की बात करें, इस तरीके के कुछ एनिमल्स जो है वो अक्सर लोगों के घरों के आसपास जो है वो घूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन अभी जो है वो काफी एक दिल दहला देने वाली घटना पेश आई है, जहां पर कि मात्र 4 साल के एक छोटे बच्चे जिसका कि नाम आयांश बताया जा रहा है, उसे एक बाघ द्वारा उठाकर ले गया है। बता दें कि इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथी उत्तराखंड से धनराज फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। धनराज जी, बताइएगा किस तरीके की घटना पेश आई, क्या कुछ माहौल वहां पर इस समय है, कितने डर के माहौल में वहां पे लोग जो है वो जी रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड के अंदर बाघ का आतंक लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखा कि कई लोगों को मौत के घाट बाघ उतार चुका है। और वहीं अब देखिएगा कि एक जो ये राजधानी देहरादून का मामला सामने आया है कि राजपुर रोड पर एक 4 साल के बच्चे को बाघ उठाकर ले गया देर रात, और जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस हरकत में आई है और वन विभाग की टीम हरकत में आई और पूरी रात जो है काबिंग जंगलों में की है, लेकिन बच्चे का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो इस पर अंकुश लगाना कहीं ना कहीं वन विभाग की जिम्मेदारी है। लेकिन वन विभाग जब कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद जरूर जागता है, लेकिन उससे पहले कोई ऐसा अंकुश नहीं लगाता। लेकिन वही देखिएगा कि बाघ के डर से कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के निवासी हैं, चाहे हम पहाड़ों की बात करें या मैदानी क्षेत्रों की बात करें, वो कहीं ना कहीं डर के साए में जी रहे हैं।
जी, अभी की स्थिति जानना चाहूंगी कि अभी वहां पर क्या अभी भी बाघ को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, और उस बच्चे के जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स और गार्डियंस, उनका क्या कुछ कहना है? उनसे आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कुछ रिएक्शन है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि जो 4 साल के बच्चे को बाघ उठाकर ले गया है, उसके बाद से ही लगातार जंगलों में तलाश जारी है बच्चे की, लेकिन अभी तक ना ही बच्चे का पता लग पाया है, ना ही बाघ का पता लग पाया है। लेकिन वही देखिएगा कि जो टीमें हैं, रेस्क्यू टीम है, वो लगातार जंगलों में काबिंग कर रही है, चाहे पुलिस की टीम हो या फिर अन्य टीम हो या वन विभाग की टीम हो, तमाम टीमें अभी जंगल में काबिंग कर रही हैं। लेकिन यदि बच्चों के परिवार वालों की बात करें तो बच्चों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, और कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके की यह घटना सामने आई है, इससे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी डर के साए में जी रहे हैं। जी, आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि जिस तरीके से धनराज जी, अक्सर इस तरीके की कुछ घटनाएं जो है वो पहले भी पेश आ चुकी हैं। जंगली जानवर जो है वो घर से बच्चों को उठाकर ले जाते हैं या फिर उन पर हमला किया जाता है। तो वन विभाग की बात करेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रहा है ताकि इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लग सके? जी बिल्कुल, देखिए वन विभाग लगातार दावे जरूर करता है कि वो हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन लगातार हम देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले भी इसी तरह के मामले चाहे हम पौड़ी की बात करें या टेरी गढ़वाल की बात करें, तमाम जगहों पर इस तरह के मामले निकलकर सामने आए थे कि बाघ ने लोगों पर हमला कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं एक ठोस कदम जरूर वन विभाग को उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के मामले यदि होते रहे तो लाजमी है कि एक डर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में बसा रहेगा। और इस तरह के जो आदमखोर कहा जा सकता है कि जो आदमखोर बाघ हैं उनको पकड़ने की आवश्यकता है और उनको ऐसी जगह छोड़ने की आवश्यकता है कि जहाँ पर कोई बस्ती ना हो, जंगल हो, ऐसी जगह छोड़ने की आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धनराज जी तमाम जानकारी देने के लिए। जहां पर धनराज जो है हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट किए थे और तमाम जानकारी जो है वो साझा कर रहे थे। जहां पर देहरादून के हल्द्वानी इलाके में एक बहुत ही दिल को दहला देने वाला कुछ एक मंजर निकलकर सामने आया, जहां पर कि एक 4 वर्षीय छोटे बच्चे को एक बाघ द्वारा वहां पर उठाकर ले जाया गया। जहां पर कि अभी की बात करें तो अभी भी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उसी के साथ साथ जो पुलिस है वहां की, वो तमाम प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द इस बाघ को और इस 4 वर्षीय अयांश को ढूंढ कर निकाला जाए। हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जीजीआईसी विद्यालय में वीर बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि इस दौरान सिख समाज के लोगों ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में सिख समाज के शहीद साहिबजादे को श्रद्धांजलि देते हुए मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। ये कार्यक्रम सभी स्कूल और विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है, जहां पर कि बाल दिवस को लेकर हो रहे कार्यक्रमों से विद्यालय के छात्र और छात्राओं को भी वीरता का, गौरवशाली का और इतिहास का पता चलेगा। इस दौरान उन्होंने सिख समाज के कई वरिष्ठ लोगों को सम्मानित भी किया। सबसे पहले तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो वीर बाल दिवस है उन्होंने पूरे देश में, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में इसको मनाने का निर्णय किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी शिक्षण संस्थाओं में भी इस कार्यक्रम को होना चाहिए ताकि नई पीढ़ी को वीर बाल दिवस के बारे में ज्ञात हो, कि नई पीढ़ी को ये उनका इतिहास पता होना चाहिए। इसलिए हम हर स्कूल में कार्यक्रम कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में कार्यक्रम कर रहे हैं और जो वीर बाल दिवस के बारे में जो इतिहास है वो बच्चों को पूरा यहाँ पे बताने जा रहे हैं। बढ़िया हो गया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड देवभूमि के मदरसों को मॉडर्नाइजेशन की ओर ले जाया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुसार उत्तराखंड के 117 मदरसे को मॉडर्न और एनसीईआरटी पैटर्न के तहत पढ़ाई करवाई जाएगी, जिसके तहत कि अगले शिक्षा स्तर से प्रदेश के 4 मॉडर्न मदरसों की शुरुआत की जाएगी, जिसमें कि क्लास और कैंपस मॉडर्नाइजेशन के साथ मदरसों में ड्रेस कोड भी लागू करवाए जाएंगे। बता दें कि इन मॉडर्न मदरसों का नाम देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर होगा।
वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शमस का कहना है कि मुस्लिम समाज को राष्ट्रवाद की मुख्य धारा से जोड़ने के साथ साथ देश विश्वगुरु बनने की राह में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में मॉडर्न मदरसे उपयोगी साबित होंगे। मॉडर्न मदरसा जो हम बनाने जा रहे हैं 117 मदरसों में से जो 4 मॉडल मदरसे हम दे रहे हैं उसको हम मार्च सेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका अब जो उत्तराखंड वेबसाइट है उसी के ऊपर बच्चों का रजिस्ट्रेशन जल्द प्रारंभ हो जाएगा। एक ऐप डिज़ाइन किया गया है जिसमें बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और सब कुछ ऑनलाइन होगा क्योंकि इस मॉडर्न मदरसे हैं। तो मॉडर्न के मामले में कुछ भी जानना होगा तो आपको वेबसाइट पे वो दिखाई देगा। हमारा मानना है कि जो मदरसा होगा उसका स्ट्रक्चर भी मॉडर्न होगा, फर्नीचर भी मॉडर्न होगा, बच्चे भी मॉडर्न होंगे और बच्चों की एजुकेशन भी मॉडर्न होगी। अब एनसीईआरटी का सिलेबस वहाँ पढ़ाया जाएगा और मेरे बच्चे हाफिज कुरान के साथ साथ अब डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बनकर आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि इन मदरसों का नाम भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर रखा जाए, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष अपनी सहमति प्रदान कर दी है। और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम आते ही राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत सोच खड़ी हो जाती है, वो विचार खड़ा हो जाता है। और हमारा मानना है कि हम अब विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जब देश विश्व गुरु बन रहा होगा तो कम से कम एक गिलहरी रूपी योगदान इन मॉडर्न मदरसों का भी उसमें हो। ये इस सोच के साथ, इस विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मार्च सेशन से ये हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस वाला मॉडर्न मदरसा ये तैयार होगा और मुस्लिम बच्चे राष्ट्रवादी विचारधारा की सोच के साथ इन मदरसों से निकल के आगे आएंगे और एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों को अमर करने का कार्य करेंगे। पुलिस मुख्यालय देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस दूरसंचार इकाई के कार्यों की समीक्षा की बैठक में तमाम पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। बता दें कि समीक्षा बैठक में डीजीपी ने पुलिस दूरसंचार की प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए। बता दें कि पुलिस दूरसंचार के उपकरणों के संबंध में अन्य राज्यों के मानकों का अध्ययन भी किया जाए। जनपद के कंट्रोल रूम को स्मार्ट कंट्रोल रूम में अपग्रेड करना और शांति और कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, महत्वपूर्ण मेलों में भीड़ नियंत्रण आदि में ड्रोन का भी उपयोग करने के निर्देश दिए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर के शीतकालीन गद्दी स्थलों पर यात्री सुविधाओं को लेकर कई स्तर पर कार्य किया जा रहा है। बता दें कि बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर है जहां पर शीतकाल में बाबा केदार की पूजा अर्चना की जाती है। उसके विकास और सौंदर्यकरण के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ समिति द्वारा बड़े स्तर की कार्य योजना शुरू की गई है और प्रथम चरण का निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में ढांचागत विकास के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि यात्रियों को हर तरफ से लाभ मिल सके। आप जानते हैं कि गत वर्ष और इस वर्ष भी यात्रा अपने चरम पर रही और ग्रीष्मकाल में जब यात्रा सीजन था तो उस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आए। इसको लेकर के हम उत्साहित हैं और इसी क्रम में प्रदेश सरकार के स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी जैसा कहा गया कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के फोकस किया जा रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो शीतकालीन हमारे गद्दी स्थल हैं वहाँ पर यात्री सुविधाओं को लेकर के, वहाँ पर आधारभूत ढांचे के विकास को लेकर के कई स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। और इस क्रम में जैसे आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा कि ऊखीमठ स्थित जो ओंकारेश्वर मंदिर है जहाँ पर कि शीतकाल में बाबा केदार की पूजा होती है और उनकी डोली वहीं अवस्थित होती है, उसके विकास के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, वहाँ पर आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा बड़े स्तर पर कार्य योजना शुरू की गई है और प्रथम चरण का जो हमारा निर्माण कार्य है वो वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ में चल रहा है। शीघ्र ही हम द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों के, जीर्णोद्धार कार्यों के लिए भी हम उसकी डीपीआर इत्यादि तैयार हो रही है। तो इसी प्रकार से जोशीमठ स्थित जो नरसिंह मंदिर है वहाँ पर भी ढांचागत विकास के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पार्किंग की सुविधाएं, इस प्रकार से जो भी वहाँ पर यात्री सुविधाएं हो सकती हैं उनके लिए हम
प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर हैं जिनकी बड़ी महत्ता है, लेकिन वो प्रचार प्रसार के अभाव में जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके नज़रों के सम्मुख नहीं है। तो हमारा प्रयास है कि ऐसे ऐतिहासिक पौराणिक महत्व के धार्मिक स्थलों को, तीर्थ स्थानों को भी हम प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति उत्तराखंड के आह्वान पर 24 दिसंबर को देहरादून महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल भी इस रैली में समर्थन में नजर आए थे। लेकिन एक स्थानीय अखबार में छपी जो खबर है उसके अनुसार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मूल निवास 1950 की मांग पर सहमति न होने की बात कही थी। बता दें कि इस खबर के बाद मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति उत्तराखंड ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। समिति के अनुसार कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समिति के अनुसार दोनों पार्टियां वोट की राजनीति के लिए उत्तराखंड के मूल निवासियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम कर रही हैं। सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। 24 दिसंबर को आयोजित जनता को, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, 24 दिसंबर के दिन जिस तरह से लोग सड़कों पर उमड़े, वो लोगों का दर्द था, कहीं ना कहीं वो पीड़ा झलक रही थी। राज्य बने हुए आज 23 वर्षों का समय हो गया है। जो आंदोलनकारियों के सपने थे, कहीं ना कहीं वो आज अधूरे हैं, इसलिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। लोगों ने कभी ऐसे राज्य की कल्पना नहीं की थी जिस राज्य में उन्हें अपने ही लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, इस राज्य में उनकी अपनी ही सांस्कृतिक पहचान खतरे में आ जाएगी, इस राज्य में उनकी जमीनों पर माफिया का कब्जा हो जाएगा, और जिस राज्य में उनका जमीर पर भी संकट पैदा हो जाएगा। ऐसे राज्य की कल्पना किसी ने नहीं की थी। जब उत्तराखंड मूवमेंट चला था उस समय हम बहुत छोटे थे, उसकी यादें हमारे जहन में आज भी हैं। हमें लगता है कि हमें राज्य दिलाने वाले लोगों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया, इसके बावजूद भी परिस्थितियां नहीं बदली है। तो जो हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों से कि स्वाभिमान, मूल निवास स्वाभिमान, वास्तव में ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हम अपने ही प्रदेश में दोयम दर्जे के नागरिक बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम अपने प्रदेश में जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो अल्पसंख्यक बनकर रह जाएं और बाहरी ताकतें हमको कमजोर करें, बाहरी ताकतें हम पर हमला करें। हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं उत्तराखंड में, मैदानी हिस्सों में खासकर, जो आपराधिक किस्म के आ गए हैं। आप देखिए अंकिता भंडारी के साथ जिन लोगों ने इतना बड़ा उसकी हत्या की, वो कौन लोग हैं, उनको पहचानने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मेरा ये मानना है हम अपने मूल निवासियों को बाहरी ताकतों से बचाना है। हम देख रहे थे बीच में, आपने देखा होगा कि एक पूर्व सैनिक हैं हमारे धर्म सिंह, उनके साथ कितनी बड़ी घटना एक बाहर के व्यक्ति ने की। ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं हमारे प्रदेश में हो रही है। हम ये बताना चाह रहे थे, परसों जो हमने महारैली की, उससे हमने एक संदेश दिया है कि आप मूल निवासियों को बिल्कुल भी कमजोर मत समझिए। अगर आपने कमजोर समझने की भूल की तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हम उन अधिकारियों को भी चेतावनी दे चुके हैं जो अपने बाहर के प्रदेशों से यहाँ लोगों को भर भर के नौकरियां दे रहे हैं। हम उनसे कह चुके हैं कि आपने ऐसे ही किया तो यहाँ के जो लोग हैं, मूल निवासी हैं, हम अपने प्रदेश से खदेड़ने का काम करेंगे। नैनीताल के जंगलिया गांव में वन विभाग में एक बाघ को ट्रैंक्विलाइज कर लिया गया है। पकड़े गए बाघ को रानी बाग रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। बता दें कि जिले के ग्रामीण इलाकों में पिछले 19 दिन के अंदर बाघ के हमले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की नई टीम में पिछले 19 दिन से जंगलों की खाक छानबीन की जा रही है। बता दें कि नैनीताल के
अलचौना, पिनौरा और मलवाताल के पिछले 19 दिनों में बाघ का आतंक चल रहा है। वन विभाग को देर रात टाइगर की मूवमेंट की सूचना मिली, जिसके बाद की टीम जंगलिया गांव पहुंची और बाघ को ट्रैंक्विलाइज करने की योजना तैयार की गई। देर रात करीब 1 बजे टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद टाइगर को ट्रैंक्विलाइज किया और रानीबाग रेस्क्यू सेंटर ले गई है। अपडेट यही है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम थी उसने इसको ट्रैंक्विलाइज किया और अभी ये रेस्क्यू सेंटर में है। पूर्व में जो डीएनए सैंपल्स आप लोगों ने भेजे होंगे फॉरेस्ट ने, उसके सैंपल्स को अब जो वर्तमान में आपके पास जो भी एनिमल है उससे टैली किया जाएगा। उसके बाद ही पुष्ट रूप से आप कह पाएंगे कि वो एनिमल है या नहीं है। लेकिन जो काफ़ी दिनों से आपकी टीम उस क्षेत्र में एक्टिव थी, बीच में एक लेपर्ड को भी पिंजरे में कैद किया गया था। अब ये टाइगर है जो वर्तमान में ट्रैंक्विलाइज हुआ है, तो इनकी रिपोर्ट्स आने का वेट करते हैं। तब तक आपके माध्यम से अनुरोध है कि क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, जहाँ पे भी ये एक तरह से ये एनिमल एक्टिव था, जो पूर्व के एहतियात हैं फिलहाल बरते जाएं और इस रिपोर्ट के आने की वेट करते हैं। फॉरेस्ट टीम में एक्टिव रहेंगे वहाँ? अभी फिलहाल वहाँ पे पहले से ही तैनात हैं, तो ये रिपोर्ट आने से जब तक पुष्टि नहीं हो जाती कि जो एनिमल इस एरिया में ऑपरेट कर रहा था या जिसको हम आदमखोर एनिमल जो था वो यही है या नहीं है, उसका हमें वेट करना है। देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित महिंद्रा शोरूम से हुई 32 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है। बता दें कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि इससे पहले भी चोरी के 2 मामले में जेल जा चुका है। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी के कब्जे से 31 लाख रुपए से अधिक का कैश बरामद हुआ है और कुछ पैसे आरोपी द्वारा खर्च कर दिए गए हैं। वहीं एसपी सिटी ने यह भी बताया कि आरोपी ने कुछ पैसों को अपनी बहन के घर छुपाया था और तलाशी लेने पर पुलिस को वहां से कैश बरामद हो चुका है। अलमारी का ताला तोड़ा गया और जो घटना वहां पर से लगभग 38 लाख बिल्डिंग में। शक्ति फार्म क्षेत्र के सुरेंद्र नगर में कला कुसुम आर्ट गैलरी द्वारा आर्ट कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस आर्ट कंपटीशन में 350 बच्चों ने भाग लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। बता दें कि इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल मुख्य अतिथि के रूप में वहां मौजूद थे और इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल ने कहा कि कुसुम आर्ट गैलरी की सराहना करते हुए कहा कि इससे उनके क्षेत्र के बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे और क्षेत्र का नाम रोशन भी करेंगे। वहीं कला कुसुम आर्ट गैलरी के संचालक सूजन विश्वास ने बताया कि यहां पर क्षेत्र के बच्चों के साथ साथ दूर दराज के आर्टिस्ट भी आते हैं और यहां पर बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं यहाँ पर कला के प्रति जो पेरेंट्स और बच्चों का उत्साह जो देखा, जो कलाकारों का उत्साह देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं भी एक कलाकार हूँ और काफ़ी टाइम से, करीब 20-25 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। लेकिन मैंने यहाँ की जनता को देखा, यहाँ के बच्चों का एक उत्साह देखा कला के प्रति। बहुत ही अच्छा उत्साह है और बहुत आगे जाने वाले बच्चे हैं। बहुत अच्छी पेंटिंग इन लोगों ने बनाया है, क्योंकि आज पेंटिंग कंपटीशन है और इन लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। और मैं देख रहा हूँ सुजान जी ने जो कदम उठाया है कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने के ख्याल से, ये बहुत एक सराहनीय कदम है। और मैं चाहूँगा कि यहाँ की जो सरकारी संस्थाएं हैं वो भी इनको बढ़ चढ़ के हौसला इनको बढ़ाएं और सहायता दें। धन्यवाद। अच्छा प्रयास है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में शक्ति फार्म एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा अखिल भारतीय स्तर पर। कला के क्षेत्र में आने वाले समय में पूरे उत्तराखंड का नाम शक्ति फार्म के माध्यम से रोशन होगा। जिस मेहनत के साथ सूजन विश्वास जी बच्चों को सिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये देखें कि अपनी जन्मभूमि का कर्ज उतारने के लिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ने इन्हें भेजा है। इस क्षेत्र में के लोग वैसे ही रचनाकार बहुत हैं और इनको अगर थोड़ी सी शिक्षा मिल जाएगी। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।